सिविल्स डेली की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यूपीएससी के इस परीक्षा में आपकी मेहनत को नया मुकाम मिले और आपकी जीत पक्की हो। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में, जहां हम बात करेंगे आज कुछ खास खबरों की जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला और जानते हैं कि आज के अखबार में, आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो इसी के साथ हमारी जो सबसे पहली खबर है वो है अगेन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से रिलेटेड। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जिसकी बात कल भी हमने की थी, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि क्या होता है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, कितने परसेंट जो है सीट्स जो हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के तहत दी गई हैं और क्या मुद्दा है। तो उसी के कॉन्टिन्यूएंस में आज की भी न्यूज़ है। जीएस पेपर 2 का टॉपिक है और जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने मेथोडोलॉजी जो इन्होंने अपनाई है फिक्स करने के लिए कि ₹8 लाख इनकम इज दी फिक्स्ड शुड बी दी एनुअल इनकम टू आइडेंटिफाई ईडब्ल्यूएस, उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा था कि भाई आपने क्या जो है मापदंड रखे हैं जिसके तहत आपने 10% कोटा के लिए ₹8 लाख एनुअल इनकम को रखा है। ठीक है, तो आज की जो खबर है, आज की जो हमारी पूरी न्यूज़ है, इसी को फॉलो अप करते हुए है और वो ये है कि भाई अब पहले जहां सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन मांग रहा था, अब सेंटर जो है वो अर्जेंट लिस्टिंग के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई आज ही आप लिस्टिंग कराओ और हमें आज ही जवाबदेही देनी है, हमें आज ही बताना है कि क्यों हमने ये चीज़ें रखी थी, क्यों हमने 8 लाख का इनकम कैप जो है वो बोला था। ठीक है, और मंडे को जो है यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि भाई ट्यूसडे को आप हियरिंग रखिए। वो हियरिंग जो कि पहले 6 जनवरी को होने वाली थी। कब होने वाली थी? 6 जनवरी की इसकी डेट थी हियरिंग की। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप आज ही रखिए, यानी 4 तारीख को ही रखने की ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमें आपको क्लैरिफाई करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि दूसरी तरफ जो नीट वाले बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनका भी जो है पिटिशन फाइल्ड है और उनका भी ऑलरेडी एक केस चल रहा है। ठीक है, जिसमें कि जुलाई 29 को जो नोटिफिकेशन आई थी, सेंटर ने जो अनाउंस किया था, उसके तहत जो है यहाँ पर सारी जो ये कह सकते हो कि जितनी भी मुहिम है वो चालू है। उन लोगों ने क्वेश्चन उठाया है कि किस हिसाब से जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है और इसके उस पर जो है क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर भी एक तरफ पिटिशन चल रही है, जहां मेडिकल के बच्चों ने वो किया, उनकी काउंसलिंग रुकी हुई है, और दूसरी तरफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई साहब आपने क्या सोच के 8 लाख रुपए का गैप रखा। अब देखो हुआ क्या है कि जिस कमेटी को बिठाया गया था अपनी रिपोर्ट देने के लिए, सजेशन देने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए, उसने जो है एक तरह से अपनी रिपोर्ट दी है। ठीक है, और उन्होंने जो ये 8 लाख इनकम वाला जो वो था, फंडा था, इसको बोला है कि भाई ये दिस इज़ गुड। 8 लाख की जो इनकम कैप रखी गई है ये एक सही है। और 25 नवंबर को जो है सेंटर ने इन्फॉर्म किया है कोर्ट को कि वो जो है अपने इस डिसीजन को जो है फिर से रिविजिट करना चाहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड आज की ये न्यूज़ थी और यहाँ पर जो है जो रिपोर्ट आई है, बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि भाई ये ठीक है, 8 लाख का जो है वो एक रीजनेबल बेसिस है, उसको रखा जा सकता है। ओके, और उन्होंने ये भी कहा है कि 8 लाख क्राइटेरिया जो है वो स्ट्राइक करता है एक फाइन बैलेंस को। वो क्या लाता है? एक फाइन बैलेंस लाता है। ठीक है, सो फाइन बैलेंस किस चीज़ में लाता है? तो जो इनकम कैप है उसके रिगार्डिंग लाता है, बिटवीन दी ओवर इंक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर्स और ओवर इंक्लूजन के बीच में 8 लाख का इनकम कैप जो है वो एक फाइन बैलेंस ला रहा है। मतलब ये कि ना तो बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है जो आपका लेवल है इनकम का, और ना ही बहुत कम रखा जा रहा है। ये एक प्रॉपर इंक्लूजन कर रहा है और कहीं ना कहीं जो भी एरर्स हो रहे हैं उनको भी हटा रहा है। तो यहाँ सेंटर को एक स्ट्रांग होल्ड मिला है और उन्होंने इस
मुद्दे पर जो है अब जल्दीबाजी दिखानी शुरू की है। तो ये न्यूज़ थी, कुछ खास नहीं है इसमें, बस यही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी कहा कमेटी ने कि जो रिपोर्ट है वो जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है 8 लाख के इनकम थ्रेशहोल्ड को, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है ये रिजल्ट है ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स रिपीटेड ग्रिलिंग ऑफ गवर्नमेंट। आप देख रहे होगे अक्टूबर से ही सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ग्रिल किए जा रही है कि भाई आप मुझे प्रूफ दो कि आप किस आधार पे कर रहे हो, राइट, आपकी बैकिंग क्या है, आप वो तो लाओ, क्या आपने मापदंड अपनाए हैं वो तो बताओ। और इसी चलते जो है ये रिपोर्ट इतनी जल्दी आई है, जिससे कि उम्मीद की जा रही है कि फाइनली जो बच्चों की काउंसलिंग रुकी हुई है वो फिर से चालू हो जाएगी और सारे प्रोसेस जो है वो टाइम पर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरी खबर क्या है। दूसरी खबर हमारी इसरो से रिलेटेड है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2021 में जहां पर इसरो का सफ़र थोड़ा सा म्यूट लेवल पर था सैटेलाइट लॉन्चेस को लेकर के, वहीं पर के सिवान साहब जो हैं, जो हमारे इसरो के कर्ता धर्ता अभी एट प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई देखो 2022 में हम बहुत सारे जो मिशंस हैं वो लेकर के आ रहे हैं, मल्टीपल मिशंस हैं जो कि लाइंड अप हैं 2022 में। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। सबसे पहले इन्होंने बताया कि पहला अनमैन्ड मिशन ऑफ गगनयान जो है वो लॉन्च होना है। देन लॉन्च ऑफ जो है EOS-4 एंड EOS-6 ऑन बोर्ड PSLV भी जो है वो पेंडिंग है हमारा यहाँ पर। EOS आप इस पैराग्राफ में देख सकते हो, जो ये सेकंड पैराग्राफ है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स इसको कह सकते हैं या ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भी कह सकते हैं। तो EOS-4 और EOS-6 जो है ये PSLV पे होंगी और EOS-02 जो है ये आपका होना है ऑन दी मेडन फ्लाइट ऑफ SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले। फिर जो चंद्रयान 03 है वो भी लाइंड अप है, आदित्य L1 लाइंड अप है, एक्सपोसैट लाइंड अप है और IRNSS लाइंड अप है। अभी हम आगे भी जानेंगे क्योंकि ऑलरेडी देखो जो हार्डवेयर है लूप का आदित्य L1 का, ठीक है, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है, इस पे हमने क्वेश्चन भी डील किया हुआ है, ओके। तो आदित्य L1 का जो हार्डवेयर लूप है वो ऑलमोस्ट जो है हो चला है और SSLV का जो अकोमोडेशन स्टडी है वो भी कंप्लीट कर ली गई है। मींस ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे, तो 2022 में हम इनके लॉन्च होने की उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि इसरो ने डिलीवर किया है S-बैंड SAR पेलोड टू नासा, ठीक है। और ये किस लिए किया गया है? ये निसार मिशन के लिए किया गया। तो उस पूरे मिशन का नाम है नासा इसरो सार, ठीक है, ये उस पूरे मिशन का नाम है। इससे भी रिलेटेड हमें अभी तो आप ये लगा लो कि 2022 में हमें बहुत कुछ इसरो से मिलने वाला है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। तो ये हम इन नेम्स को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना और जैसे जैसे इनसे जो भी डेवलपमेंट्स होती जाएंगी वो हम अपडेट करते जाएंगे अपनी नोट्स में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 3 स्पेस साइंस मिशन जो हैं वो भी लाइंड अप हैं। वो 3 मिशन कौन कौन से? उसमें सबसे पहला हमारा वीनस मिशन, दूसरा है दिशा जिसे कहा जा रहा है कि ये ट्विन एरोनॉमी सैटेलाइट मिशन है और तीसरा है तृष्णा, ठीक है। तो ये 3 मिशन जो हैं ये लाइंड अप हैं और तृष्णा के लिए बोला गया है कि भाई ये हो सकता है 2024 तक खींचे, बट हाँ ये पाइपलाइन में है यानी इन पर भी काम होना है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसरो जो है बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला है 2022 में। तो इसी के साथ हम इसरो के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, सिंस हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमेशा क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें इस पोर्शन से, ठीक है। साइंस एंड टेक के एक आध क्वेश्चन इसरो से हमेशा मिल जाते हैं। देखो ये ना एक पुरानी इमेज मैंने आपको दी गई है जिसमें कि बताया है कि इसरो ने टिल डेट लॉन्च किया है 342 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम 34 कंट्रीज़, ठीक है। और भी चीज़ें बताई गई है कि जो डेडिकेटेड लॉन्च है, फर्स्ट डेडिकेटेड लॉन्च बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अ PSU सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन 2019। कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसमें से कि भाई इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए हो सकती हैं, इसलिए ये क्लिपिंग मैंने आपके लिए उठा ली। ये द हिंदू की ही क्लिपिंग है, कुछ और नहीं है। इसरो के बारे में अगर हम आए तो इसरो क्या है? इसरो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है जिसको मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। ऑब्जेक्टिव हमारे इसरो का है टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। और नेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी को की बढ़त के साथ साथ जो दूसरा मुद्दा इनका इंपॉर्टेंट है, जो एम है या ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि वाइल परसुइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशंस ऑल्सो, मतलब कि हमें डेवलपमेंट करना है वाइल परसुइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशंस, मतलब दोनों चीज़ें होंगी कि एक तरफ धरती पर तो भाई चीज़ें चली रही है, दूसरी तरफ स्पेस में जो हमारे रिसर्च हैं, जो प्लैनेट्स पर रिसर्च हैं, एक्सप्लोरेशंस है, वो भी चलते रहेंगे। और इन्होंने एक अपना ACL नाम से एक मार्केटिंग आर्म भी लॉन्च किया था जिसका नाम है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो कहा जाता है। ये लॉन्च किया गया था फॉर प्रमोशन एंड कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और आपको मुझे बताना है, मेरा क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर कि जो स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये इंडिया में इनिशिएट हुई थी किस व्यक्ति के द्वारा, उनका नाम क्या है और कब हुई थी, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ये सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ शुरू की थी, इनिशिएट की थी, कहाँ पर? इंडिया में। आई होप आप सभी को पता होगा, इनके नाम पर जो है एक पूरा वो भी है, ठीक है, एक सेंटर भी है। तो फटाफट से बताइए मुझे क्या है इनका नाम। आगे चलते हैं हमारी तीसरी न्यूज़ पर। तीसरी न्यूज़ हमारी जो है वो इंडिया इजराइल के FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए क्या हुआ है कि इंडिया और इजराइल ने बात की है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर। क्यों? क्योंकि 30 वर्ष की एनिवर्सरी इनके डिप्लोमेटिक टाइज को, इनको 30 साल हो गए इंडिया और इजराइल को। और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएं तो आप देखें कि इजराइल जो है वो इंडिया का पुराना दोस्त है, और न सिर्फ डिप्लोमेटिक टाइज बल्कि स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी है दोनों देशों के बीच में। तीसरी चीज़ कि भाई FTA होता क्या है? तो FTA वो अरेंजमेंट्स हैं किसी 2 या 2 से अधिक नेशंस के बीच में जो किए जाते हैं या ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच में किए जाते हैं, जिनमें ये अग्री किया जाता है कि हम अपना कस्टम टैरिफ जो है उसको रिड्यूस या एलिमिनेट करेंगे, और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है सब्सटेंशियल ट्रेड के थ्रू हम डेवलप करेंगे। हमारा जो ट्रेड होगा वो नॉन टैरिफ बैरियर्स पर डिपेंड करेगा। FTA जो है नॉर्मली कवर करता है ट्रेड को गुड्स में, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स हो गए, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, ओके। और इसके साथ साथ वो सर्विसेज में भी ट्रेड करता है। सर्विसेज कौन सी? जैसे बैंकिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो गई, ट्रेडिंग सर्विसेज हो गई, एट्सेट्रा। FTA का हम कह सकते हैं कि FTA ऑल्सो कवर्स वो एरियाज जहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, कंपटीशन पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ जो हमारे पीयूष गोयल साहब जो हमारे वो हैं मंत्री जी हैं, इन्होंने हमें ये भी बताया कि देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इजराइल के साथ ही कर रहे हैं, राइट, बल्कि जो ये हमारे FTA है, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स है, वो हम UAE के साथ, UK के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और कनाडा के साथ भी डेवलप कर रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है न्यूज़ में था, राइट। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो अग्रीमेंट्स हैं UAE के साथ या और दूसरे देशों के साथ, वो एक तरह से फाइनलाइजेशन की कगार पर हैं। UAE के साथ फाइनलाइजेशन की कगार पर है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एडवांस स्टेज पर है, और ये FTA जो है ये कवर करेगा वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स, जिसमें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल जो हैं वो मुख्य होंगे, ठीक है। तो FTA यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ओके। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। देखिए जो वर्ल्ड के पावर्स हैं, यानी कि जो हमारे मुख्य पावर्स हैं, जिन्हें हम ग्लोबल पावर जिनके हाथ में कहा जाता है, वो है चाइना, रशिया, US, UK और फ्रांस। ये 5 देशों को माना जाता है। इन्होंने जो है एक साथ मिलकर ये वाव लिया है, ये प्रण किया है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स का जो स्प्रेड हो रहा है उसकी रोकथाम करेंगे। और इसी के रिगार्ड में एक ट्रीटी आई थी, उसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, एंड ये थी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। तो ये ट्रीटी जो है ये आई थी, कब आई थी? ये सबसे पहले आई थी 1970s में, ओके।
तो इसको जो है ये इसके बारे में बात की है इन सारे ही देशों ने मिलकर, और इन्होंने कहा है कि हम एक साथ मिलकर जो है प्रण लेते हैं कि हम इन वेपन्स को, ये स्प्रेड को, एटॉमिक वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को जो है हम प्रिवेंट करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे, सो दैट आगे भविष्य में जाकर कहीं भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड ना हो। और इसके रिगार्डिंग इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट जो है उसकी बात की है, और एक की न्यूक्लियर ट्रीटी लाने की भी बात की गई है इस साल आगे चलकर। ठीक है। दूसरी चीज़, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं यहाँ पर, ये हमारे 5 जो मैंने अभी आपको बताए भी हैं कि चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है, यूएस है, इन्होंने ये भी कहा है कि न्यूक्लियर वॉर के चलते या न्यूक्लियर वॉर के थ्रू कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती और लड़ी नहीं जा सकती। ठीक है, कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती और उसे लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, मीन्स कि आपको कोई भी वॉर करनी है आप करिए, बट आप ये मत सोचिए कि हम न्यूक्लियर वॉर करके जो है हम वो लड़ाई जीत जाएंगे। और अगर ऐसा आपके मन में, तो आपको वहीं अपने थॉट्स को जो है वो रोक देना चाहिए। ठीक है, और ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये इशू किया गया था आफ्टर द लेटेस्ट रिव्यू ऑफ ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और ये कब आई थी? 1970 में। ये मैंने आपको बता दिया। और भी इनसे चीज़ें रिलेटेड आई हैं यहाँ पर, वो ये कि भाई न्यूक्लियर यूज़ जो है ये फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज इसके हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करना है कि जो इनका यूज़ हो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए, डिफेंसिव पर्पज़ के लिए हो, और इनके थ्रू जो है हम ये ना सोचें कि भाई हम लड़ाई जीत लेंगे वाली बात है, हम वॉर को प्रिवेंट करने के लिए ये करेंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि जैसा कि वाइट हाउस कहता है, वाइट हाउस जो है उसने अपना स्टेटमेंट भी यही दिया है कि भाई देखो, फॉर एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, व्हाट कंटिन्यू? न्यूक्लियर वेपन्स, एज लॉन्ग एज न्यूक्लियर वेपन्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, they should serve defensive purpose, deter aggression and prevent war purpose only। ठीक है, और ये भी कहा गया कि we each intend to maintain and further strengthen our national measures to prevent unauthorized और अनइंटेंटेड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स को मना ही किया गया, उसे बढ़ावा नहीं दिया गया है। ठीक है, ये खबर थी यहाँ पर हमारी। और रशिया जो है, रशिया ने इस मूव को वेलकम किया है एटॉमिक पावर्स के थ्रू, एंड ये भी कहा है कि हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है, ये जो स्टेप लिया जा रहा है, इससे जो है ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पर टेंशन्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज़ थी ये थी। आगे चलते हैं अगली खबर पर, देखते हैं और क्या है खास। जॉबलेस रेट से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है। जॉबलेस रेट जैसे ही दिमाग में आता है एक वर्ड उभर कर आता है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात यहाँ पर की गई है, जो कि दिसंबर में बढ़ी है कितनी? 7.9%। नवंबर में वो 7% थी, बट दिसंबर में वो 7.9% हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ा है, बल्कि अगर हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो भी बढ़ गया है। जहां नवंबर में वो 8.2% था, वो अब 9.3% हो गया है। और इसी के साथ साथ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो कि आपका पहले 6.4 था, वो भी अब बढ़कर कितना हो गया है? 7.3% हो गया है। यानी कि ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके रेट में इजाफा आया है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसा डर सता रहा है हमारे इकोनॉमिस्ट को कि कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी इकोनॉमिक रिकवरी हुई है अभी तक, वो सब जो है वो फेल कर जाए और थर्ड वेव में वापस से जो है हमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस में चली जाए पूरा वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की यही हालत है। इंडिया का तो है ही है, बट विश्व लेवल पर अगर आप देखोगे, ये जो हमने आपको अभी डेटा बताया ये इंडिया का था, बट अगर हम विश्व लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर बात करें तो भी यही स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और कुछ बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पर रेट्स ही हैं, तो रेट्स हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि स्टेडली डिक्रीज और स्टेडली इंक्रीज, स्टेडली डिक्रीज और इंक्रीज, इन वर्ड्स के यूज से जो है ना अक्सर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन सी वेव के बाद
जो हमारा ये था, कौन सा क्वार्टर है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है या स्टेबल हुआ है या कम हुआ है, वो सारी जानकारियाँ तमाम यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है खास हमारे लिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन को प्लीज़ कोशिश करिएगा सॉल्व करने की कि व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। 4 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर नन ऑफ दी अबव। और इसको सॉल्व करके कोशिश करेगा मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताने की। आई नो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली बता देंगे, बट फिर भी बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें जो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट हैं, और उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ चुके होंगे अब तक #CD रिचुअल्स पर यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से। अगर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़िए और डेली इन क्लासेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को और एक स्टेप आगे ले जाइए। ठीक है, और इसी के साथ मैं आज के लिए यहीं खुद को पॉज करती हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर और कोशिश करेंगे और कुछ खास न्यूज़ को कवर करने की, सो दैट प्रीलियम से लगभग 1 महीने पहले ऐसा हो कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं प्रीलिम्स देने के लिए, यूपीएससी देने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।